हेलो एवरीवन। तो डीएनडी न्यूज़ द करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट जो न्यूज़ है, भुज अहमदाबाद नमो भारत रैपिड रेल सेवा शुरू हुई है और ऐसा रेलवे का कहना है कि यह इंटरसिटी बसों से भी सस्ती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दिखाकर नमो भारत रैपिड रेल सेवा की शुरुआत कर दी है। ठीक है। ऐसा पश्चिमी रेलवे का दावा है कि यह नमो भारत रैपिड रेल किसी भी इंटरसिटी नॉन एसी या एसी बसों की तुलना में सस्ती और तेज यात्रा प्रदान करती है। जहां अन्य मेट्रो ट्रेनें केवल छोटी दूरी को कवर करती हैं, वहीं नमो भारत रैपिड रेल ट्रेन शहरों को शहर स्थल से लेकर परिधीय शहर तक जोड़ेगी। ठीक है। तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल राष्ट्र को समर्पित किया गया। इससे रसद लागत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने में मदद मिलेगी। तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल को सोमवार को केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्र को समर्पित किया। यह टर्मिनल निर्यातकों को अपना माल सीधे भेजने के लिए सीधी मुख्य लाइन कनेक्टिविटी के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री ने भी अपने संदेश में कहा कि टर्मिनल की प्रमुख उपलब्धियों में एक लैंगिक विविधता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता है, क्योंकि यहाँ पर 40% कर्मचारियां महिलाएं हैं। ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि तमिलनाडु के समुद्री तट महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं इसमें भारत के आर्थिक विकास में, और तमिलनाडु में 3 प्रमुख बंदरगाह हैं और 17 गैर प्रमुख बंदरगाह हैं। ये ध्यान रखिएगा। यह टर्मिनल सार्वजनिक निजी भागीदारी का शानदार न्यूज है। हिमाचल प्रदेश को जल विद्युत क्षमता के लिए पुरस्कार मिला है। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश सम्मेलन और एक्सपो में हिमाचल प्रदेश को समग्र जल विद्युत क्षमता में सर्वोच्च उपलब्धि हासिल करने वाला राज्य का पुरस्कार दिया गया है। इसी से संबंधित है और वो है कांग्रेस 3 लोकसभा समितियों और 1 राज्यसभा समिति की अध्यक्षता कर सकती है। राज्यों के संचालन में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम तथा लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम इन समितियों के गठन और कामकाज को नियंत्रित करते हैं। और ये नियम कैसे बने हैं? तो ये नियम संविधान के अनुच्छेद 118 से निकलते हैं। संसद का प्रत्येक सदन इस संविधान के प्रावधानों, इसकी प्रक्रिया और इसके कार्य संचालन के अधीन विनियमन के लिए नियम बना सकता है। तो इन समितियों के लिए नियम बनाने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 118 में निहित है। वर्तमान समय में लोकसभा में 16 विभाग संबंधित अस्थायी समितियां हैं और राज्यसभा में 8। ठीक है। सदन में पेश किए जाने के बाद ज्यादातर विधेयकों को विस्तृत जांच के लिए इन समितियों को भेजा जाता है। स्पीकर और चेयरमैन को सांसदों की मांग के आधार पर ऐसा करने का अधिकार है। ये समितियां जो पूरे साल काम करती हैं, सदन में पटल पर चर्चा के लिए रखे जाने से पहले और बाद में कानूनों की जांच करने और उनका मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और अंततः उन्हें अधिनियमित किया जाता है। ठीक न्यूज है। मिनी संविधान के हिस्से के रूप में लाया गया अनुच्छेद 51A क्या है जो मौलिक कर्तव्य की बात करता है? तो देखिए, अप्रैल 2021 में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई थी। उसी की सुनवाई हुई है। मौलिक कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते
हुए न्यायाधीशों ने कहा कि सरकार से इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए कानून बनाने हेतु विधायिका को निर्देश देने के लिए नहीं कहा जा सकता। अदालत ने कहा, कई कानून और अधिनियमों में पहले से ही मौलिक कर्तव्यों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को उनके उद्देश्यों में शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए, दंड संहिता में सांप्रदायिक सद्भाव के संरक्षण से संबंधित प्रावधान है। सार्वजनिक संपत्ति और संस्कृति, ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल की सुरक्षा से संबंधित कानून मौजूद हैं। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि माननीय श्री रंगनाथ मिश्रा बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2003 के फैसले में कहा गया था कि केंद्र को 1999 में जारी न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने के लिए कदम उठाने चाहिए। तो अब जानेंगे कि जे.एस. वर्मा कमेटी है क्या। तो वर्मा समिति, इस समिति का गठन 1998 में देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिखाने के सुझाव को लागू करने के लिए गठित किया गया था। इसने अपनी सिफारिश में क्या कहा? इसने अपनी सिफारिश में कहा कि सरकारें ऐसे कर्तव्यों के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाएं, उनके बारे में जागरूकता पैदा करें, न केवल कानूनी प्रतिबंधों के माध्यम से बल्कि सामाजिक प्रतिबंधों और रोल मॉडल के निर्माण के माध्यम से भी प्रवर्तनीय हासिल होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यह महत्वपूर्ण है कि लोग अधिकारों और कर्तव्य दोनों के प्रति जागरूक बने, इस समझ के साथ आगे बढ़ें कि दायित्वों के बिना अधिकार अहंकार को बढ़ावा देती है और अधिकार के बिना कर्तव्य एक प्रकार की गुलामी को जन्म देता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं कि मौलिक कर्तव्य क्या है। तो 1976 में संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य का निर्धारण किया गया है, जो संविधान के भाग 4(1) के अंतर्गत आता है। यद्यपि भाग 4(a) मूल रूप से संविधान का हिस्सा नहीं था, इसे 42वें संविधान के माध्यम से जोड़ा गया है और 42वें संविधान संशोधन को हम लघु संविधान कहते हैं। इसने प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 368 के तहत संविधान और इसकी प्रक्रिया को संशोधित करने की संसद की शक्ति सहित 59 संवैधानिक प्रावधानों में व्यापक परिवर्तन किए थे। सरल शब्दों में कहें तो भाग 4(a) भारतीय नागरिकों के लिए गैर प्रवर्तनीय दायित्वों और कर्तव्यों को सूचीबद्ध करता है। अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। तो 51A क में संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों एवं संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। नेक्स्ट, उस महान आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करता है। ग, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। देश की रक्षा करना, आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा देना। अंग, भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या सांप्रदायिक विविधताओं से परे सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। च, हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। छ, वन, झील, नदियां और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा अन्वेषण एवं
सुधार की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा हिंसा से दूर रहना। झ व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर पर पहुंच सके। और सबसे लास्ट, जो माता पिता या संरक्षक हैं वो अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को जैसा भी मामला हो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। तो पहले 10 कर्तव्य को 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा संविधान में शामिल किया गया था, जबकि अंतिम कर्तव्य जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करने से संबंधित है, उसे लगभग 26 वर्ष बाद 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के तहत संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया है। ठीक, तो भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य लिया गया है वो रूस के संविधान से लिया गया है। और साथ ही आप ये भी जानिए कि जापानी संविधान में भी मौलिक कर्तव्य शामिल है। सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़ने के लिए वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म भास्कर को लॉन्च किया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप इकोसिस्टम के सभी हितधारकों को जोड़ने और सहयोग करने के लिए भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री या भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है। तो ये प्लेटफॉर्म काम क्या करेगा? तो भास्कर पहल एक ऐसा मंच है जिसका उद्देश्य उद्यमशीलता, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख खिलाड़ियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों, सलाहकारों, सेवा प्रदाताओं और सरकारी एजेंसियों को उनके सहयोग को केंद्रीकृत, सरल और बेहतर बनाने में मदद करेगा। यह मंच एक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जो निवेशकों और उद्यमियों के सामने आने वाली समस्या से निपटता है ताकि इस क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जा सके। मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश में 1,46,000 से अधिक DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वित्त मंत्री माता पिता को बच्चों के भविष्य के लिए बचत करने हेतु NPS वात्सल्य योजना शुरू करेंगी। इसकी घोषणा वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2024-25 में कहा गया है कि NPS वात्सल्य माता पिता को पेंशन खाते में निवेश करके अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचत करने में सक्षम बनाएगा, जिससे चक्रवृद्धि ब्याज के माध्यम से दीर्घकालिक धन संचय सुनिश्चित होगा। NPS वात्सल्य लचीले अंशदान और निवेश विकल्प प्रदान करता है, जिसके तहत माता पिता बच्चों के नाम पर प्रति वर्ष 1,000 रुपये निवेश कर सकते हैं, जिससे यह सभी आर्थिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों के लिए सुलभ होगा। इस योजना का प्रबंधन पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज, लैंसेट रिपोर्ट का कहना है कि 2019 में एंटीबायोटिक प्रतिरोधी सुपर बग के कारण भारत में 10.4 लाख मौतें हुई। नए ग्लोबल रिसर्च ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस प्रोजेक्ट के अनुसार 2019 में भारत में 3 से लेकर 10.4 लाख लोगों की मौत बैक्टीरियल एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस के कारण हुई है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें रोगजनक बैक्टीरिया अब एंटीबायोटिक दवाओं का जवाब नहीं देती, मतलब असर नहीं करता है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में जीवाणु AMR से होने वाले मौत में प्रमुख हैं और ये 6 जीवाणुओं का उल्लेख किया गया है जो सुपर बग की तरह कार्य कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देश में 29.9 लाख लोगों की मृत्यु सीधे सेप्सिस के कारण हुई है। और सेप्सिस एक रक्त विषाक्तता है
जिसमें शरीर संक्रमण के प्रति अत्यधिक प्रतिक्रिया करता है और जिसका प्रबंधन AMR के कारण मुश्किल हो जाता है, जो एक व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल है। ठीक है, सुपरबग क्या है? सुपरबग एक खतरनाक उपस्थिति का खुलासा किया गया है, जिसमें यह कहा गया कि ऐसे रोगाणु जो कई एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी और जिनका इलाज करना बेहद मुश्किल होता है। एक मूवी आई है बर्लिन, और यह द डिसीफर्स नाम के बुक पर आधारित है, जिसके लेखक अतुल सबरवाल हैं। ये ध्यान रखना है। देखिए, एक रसायन की चर्चा की गई है, PFAS। ठीक है, पर एंड पॉलीफ्लुरू एल्कलाई। ठीक है, ये क्या है? तो मामला है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा एक अध्ययन किया गया है, जिसमें चेन्नई में एकत्र किए गए पानी के नमूनों में PEAS नामक रसायन पाया गया है, जो PFAS परिवार से ही संबंधित है। ठीक है, चूंकि ये जो है टूटने के लिए बहुत प्रतिरोधी होते हैं, इसीलिए PFAS को हमेशा के लिए रसायन के रूप में जाना जाता है। चूंकि यह जल्दी टूटते नहीं हैं, प्रतिरोधी होते हैं, इसलिए क्या कहते हैं इसे? हमेशा के लिए रसायन। यह गुण उन्हें अग्निरोधी, जलरोधी और नॉन स्टिकी कुकरवेयर सहित कई उत्पादों के निर्माण में अमूल्य बनाता है, जो वस्तुओं को खराब होने से बचाता है, लेकिन इसका स्वास्थ्य पर बेहद ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इससे घातक कैंसर, लीवर और शिशुओं और बच्चों की प्रतिरक्षा और विकास संबंधी विकार उत्पन्न हो सकते हैं। न्यूज है, 26 वैज्ञानिकों ने प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चिंता जाहिर की है। देखिए, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए विशेषज्ञ पैनल द्वारा सुझाए गए 3 नामों में से 2 को हटा दिया गया है। इसमें से एक नाम सरकार का मुखर आलोचक था। ठीक, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1958 में स्थापित किया गया, और पहले इसका नाम शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार था, उसे ही बदलकर विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है, और ये पिछले 6 दशकों से प्रतिष्ठित विज्ञान पुरस्कार के रूप में माना जाता है। और यह किस किस क्षेत्र में देते हैं? तो ये विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे जैविक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, गणितीय विज्ञान, भौतिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान तथा पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा प्रशासित किया जाता है, जो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में सीबीआई ने कहा, पूर्व प्रचार घोष ने पॉलीग्राफ जांच के दौरान भ्रामक जवाब दिए। तो हमें उसमें नहीं पढ़ना। देखिए, हम जानने का प्रयास करेंगे कि पॉलीग्राफ क्या है और लेयर्ड वॉइस एनालिसिस क्या होता है। तो आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष ने अपनी पॉलीग्राफ जांच और लेयर्ड वॉइस एनालिसिस के दौरान प्रस्नातक प्रशिक्षु महिला चिकित्सक से कथित बलात्कार और उसकी हत्या की घटना से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों के भ्रामक जवाब दिए हैं। लेयर्ड वॉइस एनालिसिस क्या होता है? झूठ का पता लगाने वाली एक नई तरह की जांच है। इसका उपयोग आरोपी के झूठ बोलने पर उसकी प्रतिक्रिया का पता लगाने के लिए किया जाता है, हालांकि यह झूठ की पहचान नहीं करता। यह तकनीक आवाज में तनाव और भावनात्मक संकेतकों की पहचान करती है। अब बात करेंगे पॉलीग्राफ की। तो पॉलीग्राफ जांच संदिग्धों और गवाहों के बयानों में विसंगतियों का आकलन करने में मदद कर सकती है। उनकी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं, हृदय गति, सांस लेने के तरीके, पसीने और रक्तचाप की निगरानी करके जांचकर्ता यह निर्धारित कर सकते हैं कि
कि उनकी प्रतिक्रिया में विसंगतियां हैं या नहीं है। तो आज का लास्ट न्यूज, अंतरिक्ष स्टार्टअप को सरकार का बढ़ावा, 1,000 करोड़ रुपए के उद्यम पूंजी कोष की शुरुआत की। तो सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में पहले 100 दिन के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास तथा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 50,000 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय अनुसंधान कोष की स्थापना कर दी है तथा अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए के उद्यम पूंजी कोष की शुरुआत की है। इसके अलावा सरकार ने क्या किया है, तो आपदा प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस और ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड के लिए भुवन पंचायत पोर्टल बनाया है। के साथ ही गुजरात के सानंद में 3300 करोड़ रुपए के निवेश से एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित की जाएगी, जिसका उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 60 लाख की होगा। ठीक है, तो इस न्यूज को देखिए, ये आने वाले एग्जाम में आपको मदद करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि आप नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।